So, it's most welcome to this class. Today, we are going to have a discussion about the problems of knowledge, that is the epistemology portion of your syllabus. And this in this paper, that is paper one of semester three, the paper name is Problems of Knowledge 1. You have 4 units as I have stated as earlier, and we have 2 texts to study. One is AJ and another is Edmund Gettier. So AJ's book, The Problem of Knowledge, we are discussing. Uh, Basically, we are discussing the outlines of the text so that you can understand the text in threadbare, and that is pretty significant so far as the understanding of the text is concerned and so far as the facing of examination is concerned. That is the focus point. So we have completed so far outlines of 2 chapters. As you know, the first chapter is philosophy and knowledge, दर्शन और ज्ञान. फर्स्ट चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज़ फिलॉसफी, व्हाट इज़ फिलोसफिकल मेथड रादर, और दार्शनिक पद्धति क्या है और दार्शनिक पद्धति से अन्य सब विषयों की पद्धतियाँ कैसे भिन्न हैं. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा. और जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट चैप्टर में जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो ये है कि दार्शनिक पद्धति क्या होती है, व्हाट इज़ अ फिलोसफिकल मेथड, and how a philosophical method is different from other methods, and then we have a kind of synoptic view of 3 features of knowledge or 3 conditions of knowledge. So these things are pretty significant, but we'll go in detail later on. Now we are having only synoptic view of each chapter. So the second chapter that we have to study is skepticism and certainty. As you know that the second feature or condition of knowledge is certainty. So there is a skeptic remark on the second feature of certainty, that is second feature of knowledge, that is certainty. ज्ञान की जो 3 विशेषताएं हैं, सत्यता, निश्चितता और निश्चितता का प्रमाण, इन तीनों विशेषताओं में से जो दूसरी विशेषता है अर्थात निश्चितता, यह बहुत ही सीरियस डिस्कशन का विषय रहा है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेकेंड चैप्टर टोटली डिवोटेड है नोशन ऑफ सर्टेनिटी पे. और स्केप्टिक लोग जो संदेहवादी हैं, किस प्रकार से निश्चितता की जो अवधारणा है उसको किस प्रकार से चैलेंज करते हैं. तो एजेयर ने अपना जो सेकेंड चैप्टर डिवोट किया है वो सर्टेनिटी पे किया है, जिसके कि 10 यूनिट्स हैं जो कि कल हम देख चुके हैं. अब उस ब्रीफ में मैं नहीं जाना चाहूँगा फिर से, क्योंकि फिर चैप्टर तो हमें पढ़ना ही है. और जो यह सेकेंड चैप्टर है, एक बात नोट करिएगा कि जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आप आएंगे तो वहाँ पे 2 टेक्स्ट आपको पढ़ना होगा. जिम्बुर का सर्टेनिटी पेपर है और विटगेनस्टाइन का अनसर्टेनिटी टेक्स्ट बुक है. ये दोनों जब आप पढ़ेंगे तो एजेयर की इस पुस्तक का यह चैप्टर विशेष महत्व रखता है. इसको आपको माइंड में अभी से रखना होगा अपने नोटबुक में, क्योंकि बार बार रेफरेंसेस आएगा सेमेस्टर 4 में इस सेकेंड चैप्टर का. तो आई वुड रादर अपील टू ऑल माई स्टूडेंट्स टू कीप इन व्यू दैट दिस सेकेंड चैप्टर is pretty significant so far as not only examination is concerned, but so far as your fourth semester is also concerned, and overall your understanding of epistemology is concerned. ज्ञान मीमांसा की जब बात होती है तो यह तीनों जो कंडीशंस हैं ज्ञान की, जिसे कि 3 शर्तें भी कहा जाता है, जिसे कि 3 विशेषताएं कहा जाता है, जो कि सत्यता है, निश्चितता है और निश्चितता का प्रमाण है. तो जब इनकी बात आती है तो जो दूसरी विशेषता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि दूसरे चैप्टर में दी गई है, जो कि जिसका कि नाम है निश्चितता, सर्टेनिटी. और ये निश्चितता जो है, सर्टेनिटी है, इस पर बहुत सारी PhDs हो चुकी हैं, रिसर्च हो चुके हैं,
और इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ नॉलेज का, सर्टेनिटी। और ये आप देखेंगे कि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी आजकल आ रहे हैं सर्टेनिटी पे, हमेशा आते रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज के सेकंड फीचर पर सर्टेनिटी पे। और जब आप देखेंगे कि एडमंड गटियर अपना रिमार्क देते हैं, अपना पेपर लिखते हैं, जो अभी हम लोग स्टडी करेंगे, इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ नॉलेज। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर लिए होंगे और पोस्ट कर देंगे ग्रुप में भी सबके लिए। तो इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ बाय एडमंड गेटियर, यह पेपर जो कि 1963 में प्रकाशित हुआ था एनालिसिस जर्नल में, यह पेपर भी मुख्य रूप से ज्ञान की जो दूसरी विशेषता है अर्थात सर्टेनिटी पर ही क्वेश्चन करता है। इस प्रकार से आप देखें, सर्टेनिटी इज ए वेरी सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ notion or kind of feature or kind of condition so far as knowledge is concerned. Now let us go to third chapter, and if you have any question you can ask, always you can ask it. So what is the third chapter of this book, that is AJR's The Problem of Knowledge. As you have the text with you, I suppose that is आपके पास में वो टेक्स्ट है, या तो आपके कंप्यूटर में है, या तो आपके मोबाइल में है, या तो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में है, या तो बुक फॉर्म में है। ये चारों रूप में से किसी न किसी रूप में आपके पास होना चाहिए, बिना इसके आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो बार बार मैं इसको हर क्लास में इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब मैं कुछ भी आपसे बात करता हूँ तो टेक्स्ट बेस्ड ही बात हो रही है यहाँ पे, और टेक्स्ट बेस्ड ही आपका एग्जामिनेशन है। सो द थर्ड चैप्टर इज परसेप्शन। परसेप्शन चैप्टर जो है कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हैं कि इंडियन फिलोसफी में भी आपने परसेप्शन पढ़ा है, और अभी शायद पता नहीं इस बार आपका सिलेबस में परसेप्शन शायद तर्क संग्रह में भी आप कुछ पढ़ेंगे ही। और जो आपका ये परसेप्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ईस्टर्न फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी दोनों में स्टडी किया गया है, और दोनों में इस बात पर चर्चा की गई है। मतीलाल की एक पुस्तक है, परसेप्शन उसका नाम है, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। इट डील्स विद इंडियन theory of perception, but it has references of Western theories of perception as well. So I think this is my duty to mention that book in this context. And if you get that book through Google, or you maybe like you can buy that book. I have that copy of that book. So that is wonderful because that will enrich your understanding about what is perception in Indian philosophy as well as what is perception in Western philosophy. That's a pretty serious book, I would rather say, and worldwide famous. So perception is the third chapter, and in this third chapter, like in first chapter you have 5 subtopics, that is 5 units. In second chapter you have 10 subtopics, that is 10 units of second chapter. In third chapter again you are going to have 7 subtopics. जैसा कि आप AJR की इस पुस्तक जो कि आपका टेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, इसमें जो थर्ड चैप्टर है उसमें 7 सब यूनिट्स हैं, 7 खंड हैं उसके। जैसे चैप्टर 1 के जो है वो 5 खंड हैं, चैप्टर 2 के जो है वो 10 खंड हैं। इसी प्रकार से चैप्टर 3 जिसका कि नाम परसेप्शन है उसके 7 खंड हैं। तो यह जो है आपने ध्यान देना है कि 7 खंड जो हैं इस चैप्टर के, उस पर हमें स्टडी करना है। There are 7 subtopics of the concept of perception as discussed in AJR's book, which is third chapter of the book. So this third chapter basically begins with the about perception of physical objects. So when we perceive physical objects. Of course, we perceive physical objects. There are physical objects perceived, and then there are mental objects perceived. That is different thing. So when you deal with Indian philosophy, you find that mental objects and physical objects. So the first subtopic is, are physical objects directly perceived? क्या भौतिक वस्तुओं का अपरोक्ष प्रत्यक्ष होता है? दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। क्या भौतिक वस्तुओं का अपरोक्ष प्रत्यक्ष होता है? तो इसमें अब इशू आता है कि भौतिक वस्तुओं का अपरोक्ष अर्थात इमीडिएट, अर्थात विदाउट एनी मीडिएशन ऑफ एनीथिंग वी परसीव इट। बट देन देयर आर मेनी क्वेश्चंस
that if we directly perceive physical objects, then why there is a problem of illusion and hallucination. आप जानते हैं भ्रम और विभ्रम की समस्या बनी रहती है. तो अगर आप कहें कि भौतिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष जो है वो अपरोक्ष रूप से इमीडिएटली गिवन है आपके एक्सपीरियंस में, तो कैसे आप सर्प और रज्जू का जो भ्रम है उसकी व्याख्या कैसे करेंगे. यह एक बहुत बड़ी समस्या है इंडियन फिलॉसफी में, और यही समस्या वेस्टर्न फिलॉसफी में भी है. दैट हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन. ये समस्या जो है ये इस यूनिट में उठाई गई है, भ्रम और विभ्रम की समस्या, कि अगर भौतिक वस्तुओं का हम डायरेक्ट परसेप्शन करते हैं, मान लें कि भौतिक वस्तुओं का डायरेक्ट परसेप्शन कर रहे हैं, तो इसमें ये समस्या आती है कि आप जो है अगर डायरेक्टली भौतिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो भ्रम क्यों होता है. कोई भी वस्तु जो होती है वो दूसरी कैसे दिखती है, हाउ a thing is perceived differently. So this basically is the problem in the first unit of this third chapter which is raised. And then in this context, this is the basic argument of this chapter, and this argument has been taken up to the next unit. And in this next unit, second unit क्या है, अर्थात second unit क्या है, second unit है the argument from illusion, भ्रम का तर्क. तो भ्रम का तर्क दिया जा रहा है कि अगर आप किसी वस्तु को डायरेक्टली देख रहे हैं तो यह भ्रम क्यों उत्पन्न हो रहा है. और इससे प्रश्न ये उठता है कि कोई भी वस्तु हम डायरेक्टली नहीं देखते हैं. ईजेयर का तात्पर्य है कि किसी वस्तु को हम डायरेक्टली नहीं देखते हैं. यह जैसे कि मैंने कल भी बताया था और शायद परसों भी चर्चा की थी, इस पुस्तक में जब भी कोई प्रश्न उठता है, डज नोइंग कंसिस्ट इन बीइंग इन ए स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड, या यह प्रश्न उठता है कि आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली परसीव्ड, अर्थात इस पुस्तक में जब भी ईजेयर आपसे कोई प्रश्न करते हैं तो आप ये समझिए कि उसका उत्तर एज ए स्टूडेंट, ओबीडियंट स्टूडेंट, आपको नो देना है. ये आप अपने मन में बैठा लेंगे तो आपको टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी. पूरी टेक्स्ट की बात मैं कर रहा हूँ. इसमें जब भी कोई प्रश्न उठता है बच्चों तो आपको नो से रिप्लाई देना है. और जैसे कि पहले चैप्टर में जो प्रश्न उठा था, डज नोइंग कंसिस्ट इन बीइंग इन ए सोशल स्टेट ऑफ माइंड, अर्थात क्या जानना मन की एक विशिष्ट अवस्था है, तो आपका उत्तर होगा नो. इसी प्रकार से जब यहाँ थर्ड चैप्टर के सेकेंड यूनिट में यह प्रश्न उठ रहा है कि आर्गुमेंट फ्रॉम इल्यूजन के साथ में पूछ रहे हैं कि क्या भौतिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष अपरोक्ष होता है, अर्थात बिना किसी मीडिएशन के किसी चीज़ के डायरेक्टली हम कोई चीज़ देख लेते हैं. तो वैसे तो एक साधारण कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें हमारा उत्तर होगा कि हम वस्तुओं को ऐसे ही देख लेते हैं डायरेक्टली, लेकिन वास्तव में वस्तुओं को हम डायरेक्टली नहीं देखते हैं. तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा कि आर ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली परसीव्ड. यू कैन से दैट नो, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डायरेक्टली परसीव्ड अकॉर्डिंग टू एजेयर. Now let us come to the third unit. What is the third unit? A method of introducing sense data. Now the third unit is कि एक इंद्रिय प्रत्यक्ष को किस प्रकार से हम यह मान सकते हैं कि इंद्रिय प्रत्यक्ष का हम प्रत्यक्ष करते हैं, ना कि वस्तुओं का प्रत्यक्ष करते हैं. ये तीसरी यूनिट है आपकी. तो जब प्रश्न ये उठता है कि आप जो है वस्तुओं को डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं, और वस्तुओं को जो आप डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं बल्कि वस्तुओं को आप इनडायरेक्टली देख रहे हैं, तो एजेयर के अनुसार हम जो प्रत्यक्ष करते हैं वो वस्तुओं का बेसिकली नहीं करते हैं बल्कि इंद्रिय प्रत्यक्षों का करते हैं. So according to AJR, there is a method of introducing sense data, means that in the perception of any object, basically we don't perceive that object as such, but we perceive the sense data of that object. इंद्रिय प्रदत्तों का पहले हम प्रत्यक्ष करते हैं. तो ये इंद्रिय प्रदत्त क्या है? इंद्रिय प्रदत्त जो है वह आपका जो इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है उसी को एजेयर कहते हैं इंद्रिय प्रदत्त. अब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होना और उस वस्तु का अनुभव होना, दोनों दो बातें बताई गई हैं एजेयर में. दैट इज द ऑब्जेक्ट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. इसीलिए एक्सपीरियंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सेंस डेटा बाय एजेयर, and that sense data has been discussed in the fourth unit of this chapter, that is perception. प्रत्यक्ष के इस चौथे खंड में हम
इस बात की चर्चा पाते हैं कि किस प्रकार से सेंस डेटा को हम वैधता प्रदान करें। थर्ड यूनिट में वो सेंस डेटा की बात करते हैं कि सेंस डेटा का हम प्रत्यक्ष करते हैं, और चौथी यूनिट में इस चैप्टर के वो ये कहते हैं कि किस प्रकार से हम इंद्रिय प्रदत्त जो होते हैं उनको लॉजिकली यह कह सकते हैं कि वह ही जो है हमारे ऑब्जेक्ट हैं, वही हमारे ऑब्जेक्ट हैं परसेप्शन की। So this is the fourth unit. We are going much detail later on when we discuss each thing threadbare. As I said, first let us have a first hand knowledge of everything. So in the fifth unit, we are going to have a point of view of naive realism and the causal theory of perception. What is naive realism? Naive realism basically is the realism which is naive, as simple as that. तो नाइव रियलिज्म क्या है और आइडियलिज्म क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करते हैं कि यथार्थवाद क्या है और प्रत्ययवाद क्या है, तो आप पाते हैं कि यहाँ पे नाइव रियलिज्म की चर्चा है। तो रियलिज्म जो होता है वह एक ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है जो कि यह मानता है कि हमें जिन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है या जिन वस्तुओं के बारे में हम जानने का दावा करते हैं वह वस्तुएं जो है हमारे माइंड से इंडिपेंडेंट अस्तित्व रखती हैं। ये है नाइव रियलिज्म का सिद्धांत कि जिन वस्तुओं का हम प्रत्यक्ष करते हैं वह वस्तुएं हमारे इंडिपेंडेंट माइंड से हमारे माइंड से इंडिपेंडेंट अस्तित्व रखती हैं और उन वस्तुओं का हम वैसा ही प्रत्यक्ष करते हैं जैसे कि वह होती हैं। रियलिज्म क्या है? रियलिज्म है कि यथार्थवाद यह सिद्धांत है कि जो वस्तुएं हम जानते हैं या जानने का दावा करते हैं वह वस्तुएं माइंड से इंडिपेंडेंट होती हैं। और आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म है कि जिन वस्तुओं को हम जानते हैं या जानने का दावा करते हैं वह हमारे माइंड पर डिपेंडेंट होती हैं। जैसे बर्कले का सिद्धांत, इसे इष्टपर्शपी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सत्ता दृश्यता है, जिसमें कि बर्कले कहते हैं कि किसी भी वस्तु के अस्तित्व में होने का तात्पर्य यह है कि उसका किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाना। An object exists in the existence only when it is perceived by a perceiver. So from this perspective you see that Berkeley basically is idealist, and here A.J. Moore is talking about realist, and a realist which is naive. So realist क्या है कि जिन वस्तुओं का हम प्रत्यक्ष करते हैं वो वस्तुएं हमारे माइंड से स्वतंत्र रूप में होती हैं। The things which we perceive are independently in existence from our mind. इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है कि जो वस्तुएं जैसी दिखती हैं वास्तव में वह वस्तुएं होती हैं अकॉर्डिंग टू नाइव रियलिज्म। रियलिज्म भी अब ये तो किसी भी वस्तु के बाह्य अस्तित्व में होने का ये तो सामान्य सिद्धांत है यथार्थवाद का, लेकिन उसमें भी यथार्थवाद जो है कई प्रकार का हो जाता है, जैसे कि नाइव रियलिज्म। और फिर आप पाएंगे और भी रियलिज्म है, जैसे जॉन लॉक का रियलिज्म है। जॉन लॉक का रियलिज्म जो है वह नाइव रियलिज्म से डिफरेंट है, उस पर भी हम बाद में आएंगे। लेकिन नाइव रियलिज्म ये मानता है मुख्य रूप से कि जो चीज़ जैसी होती है हम उसका प्रत्यक्ष वैसे ही करते हैं, ये नाइव रियलिज्म। नाउ दिस नाइव रियलिज्म हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परसेप्शन। तो जब जिस वस्तु का हम जैसी होती है उसका वैसे ही प्रत्यक्ष करते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि फिर ऐसी स्थिति में हमें भ्रम और विभ्रम क्यों होता है? क्योंकि भ्रम और विभ्रम तो होने नहीं चाहिए। तो नाइव रियलिज्म का जो सिद्धांत है वह यहाँ पे इसलिए फेल हो जाता है, जब जो चीज़ जैसी है वैसी ही दिखती है तो हमें भ्रम और विभ्रम तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो नाइव रियलिज्म है जिसे कि हम सरल यथार्थवाद कह सकते हैं कहते हैं, या जो एक साधारण रूप से यथार्थवाद है जिसमें कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, उसे कहते हैं कि ये सिद्धांत जो है वास्तव में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर आधारित नहीं है, नाइव रियलिज्म। इसलिए इसकी आलोचना होती है। काजल थ्योरी की भी आलोचना होती है। काजल थ्योरी ये मानता है कि जो
एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली किसी परसेप्शन को काज करते हैं। जैसे कि जब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसका कारण आपका देखना है। तो इसमें भी जो है वो थोड़ी सी समस्या है, दैट दैट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स बेसिकली आर द causes of your perception. So the causal theory has been a little complex as compared to naive realism. We'll see that. But then let us come to sixth unit of chapter 3, and the sixth unit is phenomenalism. फेनोमिनलिज्म जो है संवृत्तिवाद हिंदी में कहते हैं। और फेनोमिनलिज्म का सिद्धांत ये है कि वस्तुएं वास्तव में इंद्रिय प्रदत्तों से बनी हैं। वस्तुएं जो हैं वो कोई ठोस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो होती हैं, जैसे कोई टेबल है या चेयर है या वट एवर यू परसीव, दोज थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेंस डेटा अकॉर्डिंग टू एजेयर. So this is phenomenalism, and this is basically independent kind of unit as compared to other 5 units which are closely knit together. तो इस चैप्टर 3 का जो आपकी आपकी जो ये छठी यूनिट है, यह छठी यूनिट के पहले जो आपने 5 यूनिट पढ़ी है वो एक ही आर्गूमेंट चल रहा है, दैट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ परसेप्शन. एंड इन sixth unit, that is phenomenalism, you basically deal with the kind of constitution of an object, that is constitution of an object by sense data. This is also related to perception only, but the process, this is not dealing with the other arguments which are dealt in units 1 to 5. So from this point of view, you can divide yourself this chapter independently, as we have done in first, second and third chapters cases, that from unit 1 to 5 belongs to one issue of philosophy, that is epistemology, and that is basically related to the perception of external objects. तो जो यूनिट 1 से लेकर 5 है वह मुख्य रूप से किस में संबंधित है कि हमारा प्रत्यक्ष कैसे होता है किसी भी वाह्य वस्तुओं का, और इसमें किस तरह की समस्या आती है इल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस की, और किस प्रकार से इसमें स्केप्टिक अपना रोल अदा करता है, वो क्रिटिसाइज करता है किस प्रकार से. और फेनोमेनलिज्म पर एजेयर का अपना सिद्धांत है. वो ये कहते हैं कि फेनोमेनलिज्म जो है वह यह मानता है कि वस्तुएं जो हैं वो इंद्रिय प्रदत्तों से, सेंस डेटा से बनी होती हैं. फिर लास्ट यूनिट है थर्ड चैप्टर का, द जस्टिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. तो जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके बारे में जो कथन दिए जा रहे हैं उनका हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन, क्या सत्यापन है. ये इशू बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि किसी भी वस्तु के अस्तित्व के बारे में जो आप जस्टिफिकेशन देते हैं तो वह आपके परसेप्शन पर बेस्ड होता है. सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द इश्यूज स्कैटर्ड थ्रू आउट 7 सब टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. तो अब हम आते हैं फोर्थ चैप्टर पे, दैट इज फोर्थ चैप्टर इज अबाउट मेमोरी, दैट इज स्मृति. स्मृति क्या है? स्मृति देखिए, अगर आप सोचिए अपने जस्ट थिंक अबाउट इट in Indian philosophy, what is smriti? Smriti in Indian philosophy is not given as a status of pramana. भारतीय दर्शन में स्मृति जो है प्रमाण नहीं है, अप्रमा है बेसिकली. तो यहाँ पे आप देखिए क्या बात करते हैं. शुरुआत करते हैं फर्स्ट यूनिट से, इज एयर, दैट इज हैबिट मेमोरी एंड द मेमोरी ऑफ इवेंट्स. आदत स्मृति, और आदत स्मृति के साथ साथ वो मेमोरी ऑफ इवेंट्स को कहते हैं तथ्य स्मृति. तो 2 प्रकार की स्मृतियाँ होती हैं, एक आदत स्मृति होती है, एक तथ्य स्मृति होती है. इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर करते हुए फिर वो बात करते हैं सेकेंड यूनिट में, और वो ये कहते हैं कि डिस्पेंसिबिलिटी ऑफ मेमोरी इमेजेस. तो ये कहते हैं कि जिसमें इमेज बनती है वह एक प्रकार की मेमोरी होती है, जिसमें इमेज नहीं बनती है वो दूसरी प्रकार की मेमोरी होती है. हैबिट मेमोरी में इमेजेस नहीं बनती हैं, फैक्चुअल मेमोरी में इमेजेस बनती हैं. और जो इमेजेस हमें बनती हैं उसे हम किस प्रकार से डिस्पेंस कर सकते हैं. जैसे कि शुरू में आपको किसी चीज़ को लर्न करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन एक बार आपने किसी चीज़ को लर्न कर लिया तो लर्निंग के बाद जो है आपके माइंड में मेमोरी नहीं बनती है किसी वस्तु को लेकर के, बल्कि आप जो है उसको अपनी आदतन उस काम को करने लगते हैं. जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है टूथब्रश का.
तो जब आप टूथब्रश करते हैं तो जब बच्चे को सिखाया जाता है तो उसके माइंड में एक इमेज बनती है, या किसी के माइंड में इनिशियल स्टेजेस में लर्निंग में एक इमेज बनती है, जो कि थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम यू डोंट हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू enjoy doing it without consciously thinking about it. So that means that when you are consciously thinking about something, then that is called a kind of a memory which is habit memory. So you don't have to just think about, for example, if you are driving a car, if you are driving a car, then you don't have to think much about when to put brake and when to put clutch and when to uh, do your steering, turning your steering. You don't have to just think about anything. It goes on unconsciously, in a way that you are habitual that that this you have to do. You don't have to think and do. When you don't have to think and do, that is called habit memory. But when you have to think and do, that is called factual memory. तो जिस मेमोरी में आपकी इमेज बनती है वो कहा जाता है तथ्यात्मक स्मृति. जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, तो कार ड्राइव करते समय आपको यह नहीं सोचना है कि कब जो है आपको ब्रेक दबाना है, कब स्टीयरिंग दबाना है, कब क्या करना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है आपके माइंड में. जब ऑटोमेटिकली आपके माइंड में प्रोसेस होता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता किसी काम को करने के लिए, तो उसे कहते हैं आदत स्मृति. इसलिए कहते हैं पढ़ना जो है वो आदत बना लेना चाहिए. क्यों आदत बना लेना चाहिए? फिर आपको इफ़र्ट नहीं करना पड़ता, इफ़र्टलेसली आप पढ़ते रहते हैं. तो इसीलिए अच्छी आदत के लिए हमारे लिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि हमारी आदतें, वो भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है, पाश्चात्य संस्कृति में कहा गया है, लेकिन भारतीय संस्कृति में आदत और संस्कार पर जितना महत्व दिया गया है, मुझे लगता है कि किसी और संस्कृति में इस पर उतना महत्व नहीं दिया गया है. तो वाई गुड हैबिट्स आर ऑलवेज गुड फॉर योर future, your career, because you become basically that they become part of your personality. And when studying is part of your personality, then you don't have to just put your effort, because they go on happening effortlessly. So from this perspective, good habits are always good. Why? Because you are motivated in a such a way that you don't have to put your efforts. That becomes your personality. That means that the way, the path which leads to success is part of your brain, and there is nothing like that. That if that happens in your personality and you're trained like that, so then you don't have to just put your effort to get anything, because you are getting everything effortlessly, because what are efforts that has become part of your personality. So from that perspective, the effortlessness, it becomes unconscious kind of or subconscious kind of action in your personality which leads to your success. That is why habit memory is pretty significant. That is, habit memory means the memory which is done habitually. And from this you can say that habit memory, जिसमें कि कोई भी इमेज नहीं बनती है आपके माइंड में, और तथ्यात्मक मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसमें कि आपके माइंड में एक इमेज बनती है. उदाहरण के लिए, आप अगर कहीं किसी जगह गए हो और वहाँ पे कुछ दिनों के बाद, 5-10 साल के बाद जाइए, और वहाँ की सराउंडिंग आपको बदली हुई लगे, जैसे कि कोई पेड़ उगाया है, कोई बिल्डिंग और खड़ी हो गई है, या कोई और बिल्डिंग वहाँ से हटा दी गई है, या वहाँ पे और कई मंजिल की बिल्डिंगें बन गई हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी पुरानी स्मृति जो है आ रही है, और वो आपको बता रही है कि ये जो यहाँ पे तब्दीली आ गई है इस जगह पे. तो जो ये तब्दीली आप देखते हैं, बेसिकली वो मेमोरी जो बन रही है उसे कहते हैं आपकी तथ्यात्मक स्मृति. वो तथ्यात्मक स्मृति जो है जिसमें कि आपको इफर्ट करना पड़ता है किसी चीज़ को लर्न करने के लिए. तो ये डिफरेंस उन्होंने स्थापित किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. और तीसरा सब सेक्शन है इस चैप्टर का, जबकि चैप्टर 4 का, इन व्हाट डज रिमेंबरिंग कंसिस्ट, अर्थात जो स्मरण है वह क्या है, स्मरण करना, स्मृति करना क्या चीज़ है, ये किस तरह से ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, किस तरह से कॉग्निटिव प्रोसेस है, किस तरह से यह एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, और इसकी चर्चा की जाएगी इस सेक्शन में. और ये देखा जाएगा नेक्स्ट सेक्शन में, 4th में, बेसिकली
कि memory and the concept of the past. अतीत क्या है? What is past? It's very interesting that to talk about past in our life. But let us discuss about the philosophy of past. So when we discuss about philosophy of past, you find that past is nothing but collection of memories, and it's pretty interesting to discuss about this issue. And then in the fifth unit, we have discussion about concerning the analysis of statements about past. So this unit basically is unit 5, that is concerning the analysis of statement about the past, and unit 6 of this chapter is about the past. Sorry, the light is off. So can you hear me, students? Hello everybody, please unmute yourself. Yes, sir. So I'm sorry that light is gone just now here, and I think we can wind up this discussion at this point, and Okay, sir. you can just wait for your next class at 11:05. Thank you. If you have any question, please ask. I can reply question even without video. आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं हिंदी में भी जो प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कोई भी, चाहे इस क्लास के हैं चाहे नहीं है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं. आप अपना ऑडियो जो है वो अनम्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, इस पुस्तक के बारे में, ये जो सिलेबस इसके बारे में. हेलो आकृति, आकृति आपको समझने में दिक्कत तो नहीं है बेटा? आपको हिंदी में करना था, मैंने इसलिए हिंदी में भी किया. हेलो चंदन. Hello. So is there any Hello, sir. is there any issue, Chandan? Please tell me. No, sir. I am following the lectures as well as downloading the recording, sir. I think you're putting it up on YouTube as well, right? Yeah, I'm putting in YouTube all the lectures, for further all the reference. lectures. But the beauty Okay, of sir. class is that immediately you can ask questions. No, I know, sir. The thing is, even if you have questions or even if you want to come back to this further on, we have at least the links on YouTube. So that is very beneficial, sir. Yeah, I'm putting hard work. Basically, I myself I know, doing. sir. I'm doing I myself know, this sir. all thing. Thank you. I'm Ji, sir. doing myself all this thing because office is not assisting in this. So sometime up to 2 a.m. I'm working on uploading this video to the YouTube. Ji, sir. Thank you, sir. Yeah, I'll upload all the videos of all the classes. Sir, others who also want to read Tarka Sangrah can also access YouTube. So this is a beneficial kind of a introduction. Yes, that other also sites are there. VN Jha has given good lectures, you know. Right, And right. that there is one institute, they provide CDs also on Tark Sangrah, that also is available. और लेकिन यहाँ No, पे sir. I'm saying, sir. Anyone who wants to read Tarka Sangrah can also use this, na? Use yeah the links that you are providing on the university on the YouTube links yeah that you the provide. lecture which is delivered by Rajeshwar is Right, also being right, uploaded to Lucknow University website. right, right, sir. So some of the lectures are yet to be uploaded, but I'm uploading everything by tomorrow. Tomorrow is Sunday, so I'll be able to, I think, upload most of the videos. If anything is left, like 2-3 videos will be left, then couple of volunteers are coming to department on Monday, and in the Right. department we'll upload everything. Okay, sir. Thanks a lot, sir. Thanks a lot, sir. और आकृति, आपको कुछ समस्या है बेटा? हेलो आकृति जायसवाल. Manish Shiva. Yes, sir. Please ask if you have any issue, because online classes has advantage of having interaction, and if you have any issue, please ask beta, I can reply. Okay, sir. Okay, sir. Till now, I don't have any problem, sir. So actually what we are doing is going to have synoptic view of entire thing.
है ना? That Yes, sir. will put things in perspective, so it will be easier for you to follow the text topic wise, that is unit wise Yes, sir. of each chapter. So if you study the text, you'll see that you have 5 units, 7 units, 10 units, 15 units like that, and then 8 units, 9 units like that. So if you Yes, sir. put together all the units, basically they are your topics of examination. And then what we are doing is also designing the chapter as per our own way. Like if there are 10 units, then we'll divide those 10 units of a particular chapter in 3 parts or 2 parts or 4 parts, so that will give you a cohesive perspective of a particular chapter. So this is my Yes, point sir. of view, and why I am doing initial classes, because these initial classes will put you in a command of the text, and by that time you'll have Yes, text, sir. in your hand. So I think that this is what I do each year, and we'll finish it by maybe on Thursday. Thursday we'll finish this initial discussion, and then if you have text in your hand instead of having in the electronic gadgets, then you'll have much more enjoyment of this test, because each line of some units will be very helpful in your future career. So that is why I appeal to all of you to have book with you, or have some kind of like Xerox with you, and that way that you can enjoy everything very much. And this memory chapter is really a very enjoying chapter, because here there is a space for philosophizing your day-to-day life. Here you have Yes, sir. basically very interesting thing about past and very interesting thing about future. Actually, he is discussing about past. In the next subunit he is going to discuss about future, and then he is saying that past, basically how past converts into future and future converts into past. This is something related to Jean Paul Sartre's discussion in Being and Nothingness book. So this is pretty significant, pretty interesting if you take interest in philosophy, that is continental, that is Jean Paul Sartre, and analytic tradition, that is A.J. Ayer. They are combining these kind of discussions in this. And then in the last chapter we have interesting discussion about personal identity and knowledge about other minds. The two issues discussed in the last chapter, that is 5th chapter. But then topic wise we will come to discuss on Monday. मंडे हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का, चैप्टर 5 का यूनिट वाइज. So not Monday, I think Thursday I have class. So on Thursday we'll discuss this thing, and then after Thursday I suppose that from Friday we'll have unit wise lectures. So Manisiva, you have text with you yourself? Yes, sir. I have the text in my phone, sir. Okay. Try to get a hard copy if possible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. And if you have any problem with anything, being HOD, this is my responsibility. तो आप बताइए कहीं से कोई समस्या हो रही है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे. आप मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं. फील फ्री टू Yes, sir. डिस्कस. Okay, sir. Okay, sir. आपके नेट के बारे में Yes. डिस्कस करेंगे, आपके सिविल सर्विसेज के टॉपिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. हाँ, Yes, sir. सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि Yes, sir. if you get through civil services, if you get through net, then this is dignity of the department. You increase the dignity of the department. So basically we are all teachers for the students and for their academic. Yes, sir. तो अभी Yes, sir. अभी 11:05 पे क्लास रजनी मैम का है शायद, और 11:05 पे रजनी मैम शायद जुड़ेंगी सेमेस्टर 5 से, BA सेमेस्टर 5 से. सो अभी मैं क्लास को लीव कर रहा हूँ, यहाँ लाइट भी चली गई है, और फिर हम थर्सडे को मिलेंगे आपसे. थैंक यू सो मच. Okay, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Okay, You also, thank you, sir. Thank you, sir.